LVSM College, Jamshedpur. Today we will start about reproduction, that is first unit of class 12th. आपकी NCERT बुक में जो आपका टेक्स्ट बुक भी है उसमें फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन का। इस यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड लास्ट वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें आपकी NCERT बुक में जो फर्स्ट लाइन लिखा है वह लाइफ स्पैन के बारे में है, जो है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। मतलब कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ समय के लिए रहता है। उस पीरियड को जो कि जन्म से लेकर के उसके नेचुरल डेथ का जो पीरियड होता है उसे लाइफ स्पैन कहा जाता है। इसमें जो नेचुरल डेथ वर्ड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेथ जो होता है वो एक्सीडेंटल भी हो सकता है या किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जब किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म से लेकर जो नेचुरल डेथ होता है उस टाइम पीरियड को ही लाइफ स्पैन कहा जाता है। तो लाइफ स्पैन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और यह इंटरेस्टिंग के साथ साथ पेचीदा भी होता है, क्योंकि यह फ्यू डेज़ का भी हो सकता है और कुछ हज़ार सालों का भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग पैरोट और क्रो का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो देखने में तो लगभग सेम शेप और साइज़ के होते हैं, परंतु उनका लाइफ स्पैन बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है। उसी प्रकार मैंगो ट्री और पीपल ट्री का भी लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि लाइफ स्पैन शेप और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन दिया हुआ है, जैसे कि एलिफेंट का 60 to 90 ईयर्स, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स, रोज़ का 5 to 7 ईयर्स। ये सारा NCERT बुक में आपका दिया हुआ है। ये आपको याद करना होगा कि किस ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का लाइफ स्पैन कितना होता है। कुछ का वीक्स में होता है, कुछ का ईयर्स में, कुछ का डेज़ में। उसके बाद हम लोग जहाँ देखते हैं टोर्टोइस का 100 to 150 ईयर्स होता है, बनियान ट्री का 200 to 300 ईयर्स होता है। तो इस तरह से लाइफ स्पैन कुछ भी हो, लेकिन जो डेथ होता है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, जो कि एक सर्टेनिटी है। दैट इज़, इसका मतलब यही है कि नो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अमर नहीं है, सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़कर। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल इसलिए कहा गया है क्योंकि सिंगल सेल्ड का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि अमीबा है, तो उसमें जो रिप्रोडक्शन जो है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो एक प्रकार का सेल डिवीज़न है। तो वो उसका डेथ नहीं होता है, जबकि वो रिप्रोड्यूस करके 1 से 2 अमीबा में डिवाइड हो जाता है, उसका सेल डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो कहा जाता है कि वो इमॉर्टल है। लाइफ स्पैन जो होता है वेरी शॉर्ट से लेकर के वेरी लॉन्ग भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस है जो कि उनकी निरंतरता को, मतलब कि कंटिन्यूटी को बनाए रखे हुए है। तो वो प्रोसेस जो है वो है रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पहले से भी पढ़ा हुआ है, पिछले क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है इसके बारे में कुछ नॉलेज आप सभी को है। चलिए अब हम लोग रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं, जो आपके NCERT बुक में दिया हुआ है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise to young ones, that is offspring similar to itself। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने समान
संतति को उत्पन्न करते हैं। ये रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है। उसके बाद इसमें एक साइकिल चलता है जिसमें सबसे पहले बर्थ होता है, उसके बाद ग्रोथ होता है और उसके बाद डेथ होता है। तो इस साइकिल को लाइफ साइकिल कहा जाता है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसका ये मतलब होता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है। There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism multiply and produce offspring। मतलब कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लेकिन सबका अपना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सब अलग अलग तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं और ये रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है उसके बायोलॉजिकल इसके इंटरनल फिजियोलॉजी और सेवरल अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। जब ये डिपेंड करता है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुआ है या दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुआ है, तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जो है asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction। asexual mode of reproduction है जहाँ single parent is capable of producing offspring, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वे सिर्फ आइडेंटिकल ही नहीं होते हैं, बल्कि वे एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। लेकिन जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस देखा। थैंक यू।